साथियों, आप सभी का स्वागत है। जो आज का हेल्थ स्टेटस है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें 75 केसेस अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 50 जो व्यक्ति थे कोविड से इन्फेक्टेड, उनका उपचार हो गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार से जो इस राज्य में रिकवरी का परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली हाई रहा है और इस समय भारत का जो समग्र रूप से देखें तो 33% से थोड़ा ज़्यादा रिकवरी है और इस राज्य में 66% से थोड़ा अधिक है। तो रिकवरी का परसेंटेज इस राज्य में अच्छा चल रहा है। जो हम सैंपल्स की जांच कर रहे हैं उनमें जहां भारतवर्ष में लगभग 4% सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, इस राज्य में जैसा पिछली बार भी हमने कहा था 3-4 दिन पहले, वो 0.73% के ऊपर ही इस वक्त चल रहा है। जो पिछली बार भी जो हमने बताया था आपको कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनकी टेस्टिंग लगभग 72%, जो टोटल सैंपल्स में पुरुषों की संख्या 72% है। ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। और जो महिलाओं का है वो 28% है। लेकिन जो पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी कि 84% पुरुष हैं और 16% महिलाएं हैं। हमारे जो लैब के अधिकारी कर्मचारी हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो भी काफ़ी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुशीला तिवारी में हल्द्वानी में लगभग 4,500 टेस्टिंग अभी तक हो चुकी है। एम्स ऋषिकेश ने लगभग 4,000 टेस्टिंग कर ली है। उसी प्रकार से दून मेडिकल कॉलेज, जो कि काफ़ी संख्या में रोगियों का जहां उपचार होता है, वहां भी हमारा जो सेपरेट लैब है उसमें 965 तकरीबन 1,000। और श्रीनगर में भी कार्य प्रारंभ हो गया है। और जो दूसरे हमारे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने भी 864 टेस्टिंग अभी तक की है। क्योंकि संख्या में लोग वापस आ रहे हैं और कहीं कहीं इस प्रकार की आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि संभवतः इनमें कोई संक्रमण हो। तो मैं बता दूं कि इसके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। हमारे पास 9,810 आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं और अगर कोविड पेशेंट अगर 1,041 आते हैं तो हमारे पास 1,041 पेशेंट के लिए कोविड बेड्स भी हैं और ज़रूरत पड़ने पे इसकी संख्या को हम और भी बढ़ा सकते हैं। 236 बेड हमारे ऐसे हैं जो कि आईसीयू के लिए हैं। जैसा आपने देखा है कि आईसीयू में जाने की नौबत बहुत ही छोटे प्रतिशत में पड़ती है, तो हम उस हिसाब से हमने व्यवस्था की हुई है और अगर आवश्यकता पड़े भविष्य में तो हम इसे फर्दर बहुत कम समय में बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की योजना हमारे पास है। अब जो इस वक्त एक इशू है, जो हमारे प्रवासी जो लोग हैं उत्तराखंड के, जिनको राज्य में आना है और इसी प्रकार के अन्य राज्यों के जो प्रवासी नागरिक हैं जो हमारे राज्य में हैं, उनको वापस जाना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि लोग 2,07,000, ये सूचना कल तक की है, आज की सूचना अभी शाम तक ही कंपाइल होगी। तो 2,07,000 से कुछ अधिक 743 लोगों ने रजिस्टर किया है उत्तराखंड आने के लिए और लगभग 70,000 जो उत्तराखंड से जाने के लिए जिन्होंने पंजीकृत किया है वो है 32,591। ये भी सूचना कल तक की है। तो इस प्रकार से कुल 2,40,000 व्यक्ति राज्य में आ रहे हैं या राज्य से जा रहे हैं। अब जहाँ तक प्रश्न है कि जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनमें कितने लोग राज्य में आ चुके हैं, तो हमारी जो संख्या हमारे पास जो है जानकारी, वो लगभग 70,000 लोग आ चुके हैं। एग्जैक्ट फिगर जो हमारे पास है वो 69,875। तो लगभग 70,000 व्यक्तियों ने यहाँ से
यहाँ पर आने के लिए उन्हें हमने यहाँ से आने की व्यवस्था कर दी है। और दूसरे राज्यों में जाने वालों की संख्या वो 14,000 से अधिक है, 14,282। तो लगभग 70,000 लोग यहाँ पर आए हैं, लगभग 14,000 से थोड़े अधिक वो इस राज्य से जा चुके हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा मूवमेंट हुआ था एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो उसके संबंध में जो सूचना हमारे पास है वो 62,000 से अधिक, लगभग 63,000 का फिगर है जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए हैं। हमारे निरंतर रेलवे के साथ हमारा जो है तालमेल बना हुआ है और रेलवे के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है, रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। और हमारी जो इस वक्त सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में जो पैसेंजर का लिस्ट तैयार होता है उस लिस्ट के हिसाब से व्यक्तियों को हम उनके मोबाइल पे जानकारी उपलब्ध करा देते हैं और वो व्यक्ति आते हैं। इस वक्त व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आप सभी के माध्यम से मैं इन समस्त भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप धैर्य रखें। हम तेज़ी से लोगों को ला रहे हैं। जैसा आपने देखा है कि 70,000 लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से चल रही है और सभी के सहयोग से चल रही है और इसमें अभी तक हमें बड़ा अच्छा कोऑपरेशन भी मिला है। इसके अलावा बसों से भी जो माना उतने दूर इलाकों में हमारे लोग नहीं हैं, उनको बसों से भी लाने की व्यवस्था की जा रही है और निजी वाहनों से भी जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी पास की व्यवस्था की है। सभी राज्यों से हमने ये निवेदन किया है कि जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं उन्हें पास जारी किया जाए और हमें भी सूचना उसकी दे दी जाए जो अपने वाहन से आने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो केवल इतना कहना है कि कोई उस तरह से ना निकलें, अदरवाइज़ बिना पास के, बिना उस तरह से अगर आने से दिक्कत होती है वो प्रॉपर व्यवस्था करके आएँ। और सभी को हम यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं सबके आने की। आने के समय हम उनका हेल्थ चेकअप भी करते हैं और उनको ज़िलों में भेजने की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अब इस बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य राज्यों में उत्तराखंड के लोग अन्य देशों में जो उत्तराखंड के लोग हैं, भारतीय नागरिक जो उत्तराखंड के निवासी हैं और वो अन्य देशों में हैं, तो ऐसी जानकारी अभी तक जो है लगभग 40 लोगों को अभी अन्य देशों से लाया गया है। इनमें बांग्लादेश से 2, सिंगापुर से 6, जो सऊदी अरेबिया से 9, फिलीपींस से 5, यूएई से 7। तो ये जो सज्जन हैं ये सभी दिल्ली में क्वारंटीन में हैं। मालदीव से 9 व्यक्ति आए हैं जो जहाज़ से आए हैं, ये लोग कोची में हैं और 2 व्यक्ति उत्तराखंड के वो इस वक्त लखनऊ में क्वारंटीन में हैं। तो इस प्रकार से 40 की संख्या है जो प्रवासी चाहे जो अन्य देशों में हैं और ये सिलसिला निरंतर चल रहा है और हमें जानकारी इसकी मिलती रहती है। और ये बताया गया है कि जो अब फ्लाइट्स आएंगी इनमें भी उत्तराखंड के नागरिक अन्य देशों से उन्हें भी इसी प्रकार से इवैक्यूएट किया जाता रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी उसको लेकर जिज्ञासा होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इनके संबंध में क्या व्यवस्था की गई है। तो मैंने प्रारंभ से आपको बताया है कि व्यवस्थित रूप से लोग आते रहेंगे। तो हमारे जो पूरा चेन है उत्तराखंड में प्रवेश के बाद किस प्रकार से उनका चेकिंग होगी, हेल्थ चेकअप होगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो रिकॉर्ड रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनके साथ कौन लोग आए थे, वो कहाँ पर हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए व्यवस्थित रूप से आना बहुत आवश्यक है स्वयं की सुरक्षा के लिए और जो आप अपने निकटतम लोगों के पास जा रहे हैं
उनकी भी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराएं, हेल्थ चेकअप कराएं और अपनी सारी सूचनाएं दें और फिर आप वहां पर जाएं। जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा प्रेफर्ड चॉइस है वो है होम क्वारंटीन का, और उन्होंने बहुत सारे इस संबंध में जो साहित्य है, जो रिसर्च है, उसको देखने के बाद संक्रामक बीमारियों से संबंधित उसको देखने के बाद उन्होंने ये पाया है कि होम क्वारंटीन में भेजना सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई सिम्टम शो कर रहा है तो उस व्यक्ति को फिर हमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी सुविधा सृजित करने की आवश्यकता पड़े तो हम लोगों ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। इसमें यह समझना आवश्यक होगा कि नंबर 1, होम क्वारंटीन को हम समझते हैं कि अब की स्थिति में, इस समय जो स्थिति है उसमें वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों ने बीच में अपने ग्राम प्रधानों को भी कुछ अधिकार दिए थे ताकि वो इस व्यवस्था में जुड़ें और आपसी सहयोग से जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जो ग्राम स्तरीय तंत्र है और जो हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत है, वो भी इस पूरे इस प्रयास में वो भी समान रूप से भागीदारी करें और जिम्मेदारी को निभाएं। और आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सभी प्रधान बंधुओं को जब संबोधित किया था, बहुत सारे प्रधानों ने बताया था कि उन्होंने किस प्रकार से कोविड से लड़ने का संकल्प लिया है और कैसी व्यवस्था उन्होंने अपने गांव में की है। तो हमारे उत्तराखंड के भी ग्राम प्रधान बहुत अच्छी भूमिका कर रहे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि प्रशासनिक तंत्र भी कार्य कर रहा है, ग्राम प्रधान भी कार्य कर रहे हैं। ये सभी का प्रयास है, हम आप सभी का ये एक समवेत रूप से ये प्रयास है जिसको हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये है कि जब व्यक्ति अपने गांव में पहुंच गया, चाहे वो अपने घर पे है या सपोजिंग किसी वजह से वो अपने घर पे नहीं है और किसी स्कूल में है, तो उसका क्वारंटीन में के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। हमारे समस्त परिवारों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके निकट व्यक्ति जब घर पे आते हैं तो क्वारंटीन का पालन उनसे भी करवाना आवश्यक है। वो उन्हें एक सेपरेट कमरे में रखने की व्यवस्था करें, यथासंभव 2 गज की दूरी जो बताई गई है वो रखें, सैनिटाइज करें, शौचालयों का सैनिटाइजेशन करें, मास्क सब समय पहने रहें, और अगर किसी प्रकार का सिम्टम नज़र में आता है तो वो निकटतम जो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी हों, उनको उसकी जानकारी दें ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। और अगर कोई ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसका भी समय रहते हुए उपचार किया जाए। तो इस स्टेज पे एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता में किसी प्रकार की पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी हर जगह इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और जैसा हमने बताया कि हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, अभी तक 50 पेशेंट्स को उन्होंने पूरी तरह से स्वस्थ करके भेजा है। आगे भी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और वो इस कार्य को करते रहेंगे। हॉस्पिटल बेड्स का हमने आपको बताया, वेंटिलेटर्स की बात है, ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, दवाइयों की बात है, किट्स की बात है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था पूरी तरह से हमारे पास है और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, नियमों की जानकारी की आवश्यकता है। तो सभी से ये निवेदन है कि कृपा करके जो सोशल डिस्टेंसिंग में 2 गज की जो दूरी की बात कही गई है बनाए रखें, मास्क पहने रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें। अगर आप किसी ऐसे सतह को टच कर रहे हैं तो सैनिटाइजेशन करें। इन सभी अगर आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उत्तराखंड में अगर कुछ केसेस निकल भी आते हैं तो हम उन्हें भली भांति उनका प्रबंध कर सकते हैं और उनको डील कर सकते हैं। उद्योगों का जहाँ तक प्रश्न है तो लगभग 5000 उद्योगों को अनुमति दे दी गई है और जो जानकारी हमारे पास है कि इनमें से 75% उद्योग खुल चुके हैं और उनमें लगभग 50% श्रमिक
ने काम उसमें करना प्रारंभ कर दिया है। अब इसमें एक जो इंडिकेटर हो सकता है कि हमारे उद्योग अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, वो बिजली की खपत से भी कई बार वो देखा जाता है कि क्या हमारी बिजली की खपत इस बीमारी से पूर्व जिस अवस्था में थी, क्या हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे पास जानकारी है, 18/3/2020 को विद्युत की मांग 33.60 मिलियन यूनिट्स की थी, जो कि जैसे जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ा और लॉकडाउन हुआ, तो ये 28 मार्च को ये फिगर घट के उसका आधा रह गया था, आधे से भी कम हो गया था, 16 मिलियन यूनिट्स। तो 33.6 मिलियन यूनिट्स पर डे की खपत से वो घट के 16 मिलियन यूनिट्स पर आ गया था। अब वो जब हमने ये उद्योग व्यवसाय कुछ मात्रा में प्रारंभ किए हैं, तो 28.29 मिलियन यूनिट्स पे पहुंच गया है। तो कोविड से पूर्व यहाँ ये 33 पे था, अब ये 28 से भी अधिक मिलियन यूनिट तक जो है वो इसकी मांग पहुंच चुकी है, और ये निरंतर इस मांग में वृद्धि होती जा रही है। कुछ निर्णय सिडकुल ने भी हाल में लिए हैं, कल ही उनके बोर्ड की बैठक थी, और हम कैसे उद्योग को, व्यवसाय को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो एक निर्णय कल सिडकुल ने ये भी लिया था कि मदन नेगी की टेहरी गढ़वाल में हम एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में उसे विकसित करना चाहते हैं। लगभग 26 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है, बहुत अच्छी जगह पे वो है, और वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिसोर्ट, हाई एंड रिसोर्ट बनाने के उद्देश्य से एक अच्छा लोकेशन है, और जहाँ की यहाँ के नागरिकों को कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा, और वहाँ पे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। ये पिछड़ा इलाका है, जैसा आप काफ़ी लोग विज्ञ भी होंगे। तो उसके संबंध में हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इसके संबंध में निविदाएं निकाली जाएंगी, और 26 एकड़ अगर बहुत अधिक ज़मीन लगता है किसी को, अगर वो उसका आधा भी लेना चाहें, तो हम 2 पार्सल में भी इसको कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में कुछ आर्थिक गतिविधि आगे प्रारंभ हो सके। हम लोगों का ये मानना है कि कोविड से जिस प्रकार की मनोदशा बनी है, इस प्रकार के डेस्टिनेशन में लोगों का आना जाना मेरे ख्याल से अधिक होगा। होम स्टेज हैं, ऐसे पर्वतीय अंचलों में जहाँ स्वस्थ वातावरण है, वहाँ पर वेलनेस टूरिज़्म का वहाँ पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था प्रारंभ होगी वो अधिक चालू होगा। कल निदेशक मंडल ने ये भी फैसला किया है कि सितारगंज में 40 एकड़ ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, और वहाँ पे प्लास्टिक पार्क की वहाँ पे के स्थापना के संबंध में निदेशक मंडल ने उसका अनुमोदन कर दिया है। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, और हम उनके साथ टच में हैं, और भारत सरकार की प्लास्टिक पार्क से संबंधित जो योजना है उसका लाभ लेकर हम प्लास्टिक उद्योग जिसकी संभावना है, और ख़ास करके इस समय मेडिकल और हेल्थ के सेक्टर में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, पैकेजिंग में ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम समझते हैं कि एक प्लास्टिक पार्क एक अच्छी शुरुआत वहाँ पे हो सकती है। एक निर्णय ये भी लिया था सिडकुल ने कि जो लीज़ रेंट जमा कराने की जो अवधि है उसको 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दिया जाए, और वार्षिक लीज़ रेंट में अप्रैल का लीज़ रेंट को आनुपातिक आधार पर 12 महीनों में 1 महीने के आधार पर, क्योंकि वो वार्षिक रूप से लिया जाता है, तो उसको उन्होंने निर्णय ले लिया है छूट प्रदान करने का। तो 1 महीने का जो लीज़ रेंट है उसको छूट देने का जी 11 महीने का रेंट देना पड़ेगा। अभी 1 महीने का हमने दिया है, आर्थिक गतिविधियां कैसे चलती हैं तो वो निर्णय, लेकिन फिलहाल जो निर्णय है वो 1 महीने का लिया गया है। 1 महीने का छूट अप्रैल का लिया गया है। निरंतर लॉकडाउन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रहा है, उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। हमारी पुलिस
बहुत ही सक्रियता के साथ और बहुत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक सहयोग की भावना से इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां ऐसे मामले आए जो कि गंभीर नेचर के थे तो वहां पे कार्रवाई की गई है और हमारे पास जो सूचना है उसमें 6,500 से अधिक वाहनों को लॉकडाउन शुरू होने और जो ये रेगुलेशन लागू होने के बाद किया गया है और 2 करोड़ से अधिक धनराशि का भी फाइन वो लिया गया है। बाकी मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर मुझे इतना ही कहना है।